Hello everyone, welcome back to Vidya Mandir classes. I am Tanuja Chufal, your chemistry tutor. So welcome back to part 2 of acids, bases and salts. तो हमने फर्स्ट पार्ट में सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, उनका जो बेसिक फिजिकल क्लासिफिकेशन था वो पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इनका कि एसिड और बेस में क्या कॉमन है और बाकी जो अदर सब्सटेंसेस में है उनमें क्या ऐसा नहीं है जो इन सब में होता है एसिड और बेस में. ठीक है, चलिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है कि आपने एक बीकर लिया है. इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि इसमें HCl आपको क्या करना है, डालना है. ठीक है, जब HCl आप इसमें डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जब आप HCl इसमें डालेंगे HCl सोल्यूशन को, तो ये बनेगा HCl का एक्वा सोल्यूशन. और वाटर की प्रेजेंस में आपने पढ़ा था कि जो HCl है वो ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. यानी कि कोई एसिड जब वाटर में जाता है तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है. अब फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि अगर एसिड ब्रेक हो रहा है अपने आयंस में तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा. ठीक है, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा क्या, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये ब्रेक हो जाएगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट. अब मैं सेकंड केस में डालती हूँ इसमें बेस, मतलब लेट से मैंने डाल दिया इसमें NaOH का सोल्यूशन. मैंने NaOH का सोल्यूशन ले लिया. फिर मैंने इसमें जब जैसे ही डाला है और बैटरी को ऑन किया तो जो Na और OH है ये दोनों अपने रिस्पेक्टिव आयन से ब्रेक हो जाएंगे. कैसे, Na प्लस और OH माइनस में. अब ये भी आयन से ब्रेक हो गए, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. अब थर्ड केस है हमारा, मैंने यहाँ पे लिया है ग्लूकोज कॉमा एल्कोहल. लेट से मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. इसमें भी हाइड्रोजन्स हैं. एल्कोहल का फॉर्मूला हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं तो C2H5OH. ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है. तो क्या ये अपने आयन से ब्रेक होंगे और क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो ये हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या फ्लो होगी इन केस ऑफ एसिड्स और बेसिस, तो ये जो बल्ब है, ये जो आपका बल्ब गिवन है ये ग्लो करेगा इन केस ऑफ एसिड और बेस. लेकिन अगर मैंने इसी सोल्यूशन में डाला है ग्लूकोज और अल्कोहल, अलग अलग मान लो मैंने बीकर लिए, एक में डाल दिया मैंने ग्लूकोज और एक में डाल दिया मैंने अल्कोहल, तो क्या उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्या उस केस में ये बल्ब ग्लो करेगा, तो इसका आंसर है नहीं. यानी कि सारे सब्सटेंसेस जिसमें कि हाइड्रोजन है जरूरी नहीं है कि वो एसिड्स होंगे. एसिड होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो H पॉजिटिव आयन में डिसोशिएट होना चाहिए कंप्लीटली टू गिव H प्लस आयन इन वाटर. ठीक है, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. These will not conduct electricity due to absence of H plus ions in aqueous solution. तो जिन भी सब्सटेंसेस में आपका हाइड्रोजन है, जिन भी केमिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन आता है, तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो एसिड ही होंगे या वो बेस ही होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए. तो यहाँ से हमने सीखा कि जो एसिड और बेसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, लेकिन बाकी जो अदर कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस, क्योंकि वो अपने आयन से ब्रेक नहीं होंगे इन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है इससे. देखिए, अब उसके बाद एक टर्म आता है डाइल्यूट एसिड और एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेट एसिड. तो
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा और वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। तो मान लीजिए आपको दिया है डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है? उसमें जो HCl है उसका क्वांटिटी कम होगा लेकिन वाटर का क्वांटिटी क्या होगा? उसके अंदर ज्यादा होगा। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? दोज विच कंटेन हाई कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इन दैम एज कंपेयर टू दैट एसिड। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें बहुत कम कॉम्पोजिशन होगा वाटर का, वो होते हैं आपके कॉन्सेंट्रेट एसिड्स। जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, वो जनरली सारे डाइल्यूट होते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट एसिड्स जो होते हैं वो बर्न कॉज करेंगे या वो बहुत सिवियर बर्न कर देते हैं या कुछ बहुत उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंदे होते हैं। तो इसीलिए स्कूल लैब्स में या जनरली जो लैब होती है साइंस लैब में, उसमें कॉन्सेंट्रेट एसिड्स का बहुत कम यूज़ किया जाता है और उसमें डाइल्यूट एसिड का यूज़ करते हैं। तो डाइल्यूट एसिड्स का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हो, उसमें वाटर का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है और जो आपका एसिड है उसका कॉम्पोजिशन कम है। तो यानी कि अगर वो गिर भी गया किसी के ऊपर या मान लीजिए एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो बहुत कम बर्न कॉज करेगा या उससे कम नुकसान होगा आपको। ठीक है। तो ये डाइल्यूशन होता कैसे है, मतलब आप डाइल्यूट कैसे करते हो कोई भी एसिड को? तो आपको क्या करना है, पहले एसिड लेना है, वाटर लेना है। अब दो ऑप्शन है आपके पास। देखिए, दो तरीके हैं डाइल्यूट करने के। पहला ये है कि आप एसिड में वाटर को मिलाओ और दूसरा तरीका है कि वाटर में धीरे धीरे आप एसिड को मिलाओगे। तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है? ये देखो, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको क्या करना पड़ता है, आपको वाटर में धीरे धीरे आपको एसिड मिलाना पड़ता है। मान लीजिए आपने वाटर में थोड़ा सा एसिड मिलाया, उसको शेक करोगे, उसको स्टर करोगे, फिर दोबारा से आप एसिड मिलाओगे। तो इस तरीके से आप डाइल्यूशन प्रोसेस करते हो। अदरवाइज अगर आपने एसिड में वाटर को मिलाया तो वो एक होगा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि वहां से ना वो स्प्लैश भी कर सकता है, आपके ऊपर भी आ सकता है। तो ये चीज नहीं करना है। जब भी डाइल्यूशन होगा तो डाइल्यूशन में क्या करना है, आपको वाटर में धीरे धीरे एसिड या बेस को मिलाना है। ठीक है, तो ये होता है डाइल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर results in decrease in the concentration of OH minus ions per unit volume. ठीक है, such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. तो dilute और concentrate में I think आपको डिफरेंस क्लियर होगा, है ना? तो these reactions are highly exothermic reactions. ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल ना हम इससे भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें आपने 2 चम्मच शुगर डाले और दूसरा ग्लास पानी लिया, उसमें आपने 20 चम्मच शुगर डाले हैं। तो यानी कि वाटर में जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें कम शुगर कितने में, कौन से वाले में प्रेजेंट था? पहले वाले में। और दूसरे वाले में उतने वॉल्यूम में 20 चम्मच शुगर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो आप इसको बोलोगे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। और जो दूसरा वाला है जिसमें सिर्फ 2 चम्मच शुगर है, उसको आप क्या बोलोगे, ये डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनको। तो आई होप आपको डाइल्यूशन और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्ट्रॉन्ग मतलब डाइल्यूट एसिड्स और कॉन्सेंट्रेट एसिड्स। देखिए, उसके बाद आता है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? जब याद है हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, तो इंडिकेटर्स क्या थे? जो कि आपको इंडिकेट करवाते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर जो भी आपको गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। ये कौन बताएगा? ये बताता है आपको पीएच स्केल। तो पीएच स्केल देखो क्या है, ये शुरू होता है 0 से 7 और 14। अब 0 वाले क्या होते हैं? हाईली एसिडिक। और 14 वाले होते हैं हाईली बेसिक। और जो 7 पे आते हैं वो होते हैं बच्चों न्यूट्रल। मतलब कि ये आपके एक जनरल स्केल है, मैं ऐसे बना देती हूँ, जो कि 0 से शुरू है 14 तक जा रही है और कहीं मिड पे इसका न्यूट्रल पॉइंट आता है 7 पे। ठीक है, ये है आपका न्यूट्रल पॉइंट। ये होंगे बेसिक, आप बोलो हाईली बेसिक, और ये होंगे आपके हाईली एसिडिक। देखो ये रेंज किसकी है? एसिडिक कैरेक्टर। और जो ये रेंज आएगी 7 से 14 तक,
ये किसकी आती है? बेसिक। ये है एसिडिक और ये है बेसिक, ठीक है। तो और ये स्केल होती है ना एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज होता है तो स्केल थोड़ा सा चेंज हो जाती है, वो खैर अभी नहीं पढ़ना है आपको। तो बस इतना याद रखना कि एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको ये वाली स्केल फॉलो करनी है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे एसिडिक नेचर कैसे बढ़ रहा है, धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन H+ का क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है विथ द डिक्रीज इन pH। जैसे जैसे pH कम होता है आपका जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता है। तो अगर आप बोलें कि pH डिक्रीज तो एसिडिक नेचर, या आप बोलो एसिडिटी इंक्रीज। और pH अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे कि जो बेसिसिटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और pH का मतलब क्या है? देखो pH स्टैंड करता है पोटेंश ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंश का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आप pH स्केल से बता रहे हो कि हाइड्रोजन की पावर कितनी है गिवन सोल्यूशन में। वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डाइल्यूट है, वो माइल्ड एसिड है, वो माइल्ड बेस है, या वो हाईली एसिडिक है या हाईली बेसिक है। तो ये सब आप बताते हो विद द हेल्प ऑफ pH स्केल। तो जिसमें मान लीजिए आपका pH कहीं पे आ गया, यहाँ पे ये मान लीजिए है आपका 4, तो 4 पे और एक है आपका 1 पे, तो 1 वाला हो जाएगा आपका हाईली एसिडिक और ये हो जाएगा माइल्ड एसिडिक। तो इस तरीके से आप इसकी पावर बताते हो। तो pH स्टैंड्स फॉर पोटेंश ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने pH स्केल की हेल्प से क्या बताया कि गिवन एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो ये थी आपके pH स्केल। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है, अभी हमने क्या पढ़ा था? डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट एसिड, फिर हमने पढ़ा pH स्केल जो कि आपको एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बताता है। अब आप पढ़ोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो स्ट्रेंथ होता है एसिड और बेस का, वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH आयंस प्रेजेंट या प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। कोई गिवन एसिड कितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और कोई गिवन बेस कितना ज़्यादा OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। कैसे? मान लीजिए कोई एसिड ने बहुत ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ किए, तो यहाँ पे इस एरिया में वो आएगा, इस एरिया में, तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अगर मान लो कोई बेस ने बहुत ज़्यादा OH- आयन रिलीज़ किए हैं या प्रोड्यूस किए हैं, तो वो यहाँ पे आएगा इसमें OH- आयन, ये, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है? बेसिक है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आप कैसे बताते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस जो कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जब वो डिसोशिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो एसिड्स that give rise to more H+ ions are said to be strong acids, and that give less H+ ions are said to be weak acids, ठीक है। देखो एग्जाम्पल अगर मैं दूं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल हैं आपके कुछ HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। अगर मैं वीक एसिड्स के एग्जाम्पल दूं, इनके हैं HCOH, इसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मिक एसिड, और H2CO3 इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, और अगला है आपका CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, और भी बहुत सारे हैं, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। तो बस आपको बेसिक चीज़ें याद करनी है, अभी बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज में नहीं जाना है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जाम्पल। अब इसको हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड बहुत ज़्यादा एसिड दे रहा है, मतलब H+ आयन दे रहा है?
तो मान लो इसकी मैं एक डेफिनेशन ये बोल सकती हूँ कि विच कंप्लीटली डिसोशिएट्स टू गिव H प्लस आयंस। जैसे HCl अगर डिसोशिएट हो रहा है तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, बट CH3COOH अगर डिसोशिएट हो रहा है तो वो कंप्लीटली नहीं होता है, वो पार्शियल होगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वहाँ पे। तो इसके बेसिस पे इसकी वजह से जो CH3COOH में H प्लस आयंस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, इसीलिए ये होता है वीक एसिड, और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको वीक बेस का। वीक बेस का एक एग्जांपल है NH4OH, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH, KOH एटसेट्रा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड और बेस के, तो इनको एक बार प्लीज देख लेना, याद कर लेना इनको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब डेली लाइफ में हम कैसे इन सारी चीज़ों से जूझते हैं, मतलब हमें कैसे हम लोग सफ़र करते हैं, हम लोग कैसे गुजरना पड़ता है। तो पहला इसमें है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट और एनिमल में भी पीएच चेंज का फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर क्या है, यस ज़रूर पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। मान लीजिए कि जो जनरली हमारे चारों तरफ क्या होता है, जो पीएच होता है वो अराउंड या तो न्यूट्रल होगा या स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली एसिडिक। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक हो गया या हाईली एसिडिक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इन पे फ़र्क पड़ता है। अब मान लो कि आपको, अगर मान लीजिए जब बारिश हो रही है और उस बारिश का जो पानी का पीएच है वो 5.6 के आसपास आता है या उससे नीचे आता है, तो तब हम बोलते हैं कि इस रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन, मतलब उसमें एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस रेन को क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। और इस रेन का अगर पानी आपके नदी नालों में चला गया तो वहाँ पे जो रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो जानवर हैं जो कि वहीं से पानी पीते हैं डेली बेसिस पे, तो उनकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो यानी कि आपका जो पीएच है वो इन चीज़ असर पड़ता ही है इन पे। पॉल्यूशन का आप बहुत एडवर्स इफेक्ट देख रहे होंगे आजकल, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। अब अगला है पीएच ऑफ द सॉइल। अब पीएच ऑफ द सॉइल, देखो सॉइल का पीएच कितना होता है जनरली, आपकी जो सॉइल होती है दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, मतलब अराउंड न्यूट्रल वो होनी चाहिए आपकी, कि सॉइल का पीएच अगर न्यूट्रल है तो वहाँ पे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आप कुछ बेसिक सब्सटेंसेस उसमें मिलाओगे, मान लीजिए आपने चूना मिला दिया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके के कुछ सब्सटेंस मिलाओगे तो उसका फिर जो पीएच होता है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो आप कुछ एसिडिक सब्सटेंस, मान लीजिए यूरिया या इस तरीके के कुछ खाद वगैरह मिला देंगे तो उसका जो एसिड रेंज होता है या पीएच रेंज होता है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था सॉइल का पीएच। अगला है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच कैसा रहता है। अब देखिए आपको पता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट करने के लिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक म्यूकस की लेयर होती है जो बचाती है हमारे स्टमक को, लेकिन HCl वहाँ पे रिलीज होता है। अब मान लो कि कभी इंडाइजेशन हो गया, मतलब इंडाइजेशन के केस में क्या होता है कि एक्सेसिव एसिड रिलीज हो जाता है। अब उस एक्सेसिव एसिड जब रिलीज हो गया तो वो इरिटेशन कॉज करता है या पेन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। अब उस कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कुछ बेसिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या आपका बेकिंग सोडा भी एक एंटासिड हो सकता है। जब एसिडिटी होगी तो आपने बेकिंग सोडा ले लिया, इनो ले लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एज अ एंटासिड आप यूज़ कर रहे हो। जब आपकी एक्सेसिव एसिडिटी हो गई, इंडाइजेशन हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या लिया है, कुछ बेसिक माइल्ड बेस लेना है। ये नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ऐसा नहीं, माइल्ड बेसिस जो होंगे वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड and this cause pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called as antacids, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए हमें क्या करना है,
pH ऑफ द माउथ एंड द प्रॉब्लम ऑफ टूथ डिके। अब हमारा जो हम जब खाना खाते हैं, जनरली जब हम खाना खाते हैं उसके बाद मान लीजिए हमने ब्रश नहीं किया तो खाने के कुछ कुछ रेसिड्यू हमारे मुंह पे रह जाते हैं, हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। तो हमारे मुंह में, माउथ में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस खाने को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब जब वो खाने को डिकम्पोज करेंगे तो वहाँ पे ना वो एसिड रिलीज करते हैं। तो जो वो एसिड रिलीज हो रहा है, तो जो आपको पता है जब एसिड रिलीज हो गया तो वो कोरोड तो ज़रूर करेगा। तो वो हमारे जो टूथ का एनामल होता है वो बना होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट, या आप बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो वो क्या करता है, वो वाटर में तो डिजोल्व नहीं होता है, वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में वो कोरोड होने लगता है। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जब माउथ का पीएच आपका जो थोड़ा सा कम, मतलब 5.5 के नीचे चला जाए तो वहाँ से वो कोरोड होने लगता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं दांतों में कीड़ा लग गया, तो वो टूथ डिके का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें ब्रश करना चाहिए रात को हमेशा। ठीक है, रात को अगर आप ब्रश करेंगे तो जो टूथपेस्ट है आपका, कोलगेट है, उसमें क्या होता है, वो बेसिक होता है। तो बेसिक नेचर की वजह से वो क्या करेगा, उस जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और वैसे तो एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे जो दांतों में रेसिड्यू फंसा होता है खाने का, वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगला है, देखो अगला जो पीएच का हमें ऑब्जर्व करते हैं हम, वो कहाँ पे करते हैं, पीएच कहाँ पे यूज होता है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट, जैसे आपके मधुमक्खी बी, तो जो हनी बी होती है वो क्या करती है, जब भी डंक मारती है, जो स्टिंग होता है उसका, वो रिलीज करता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो जो बी स्टिंग है वो एक एसिड रिलीज करता है जो बहुत पेन और इरिटेशन कॉज करता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, या आप बोल सकते हैं मिथेनॉइक एसिड, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था HCOOH। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला है स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। एक पहाड़ों पे ये घास जनरली आपको मिलेगी, वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे कांटे से होता है, दिखने में तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि हाँ वो कुछ ऐसा कर भी सकता है, लेकिन जैसे अगर आपका उस पर हाथ लग गया तो वो ना एसिड रिलीज करता है, वो फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड रिलीज करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, बहुत इरिटेशन होने लगती है। तो इस चीज़ में तो अभी हमने पढ़ा कि ये मतलब एनिमल्स ना, और या प्लांट्स आप बोलो, अपनी एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, क्योंकि देखो उनको भी तो सर्वाइव करना है इस अर्थ पे। तो इसीलिए भगवान ने उनको एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया हुआ है कि तुम इस चीज से अपने आप को सेव करो। तो ये है उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें जो एसिड रिलीज होता है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला है, कुछ आपको नेचुरली अकरिंग एसिड्स पढ़ने हैं कि क्या क्या उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी तक तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, नेचुरल सोर्स मान लीजिए आपका विनेगर है, तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। अगर वो है ऑरेंज, तो ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, क्योंकि वो खट्टा है। विटामिन सी, उसमें होगा सिट्रिक एसिड। टैमेरिंड, उसमें होता है टार्टेरिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक। कर्ड में होता है, या सार मिल्क आप बोल लीजिए, लैक्टिक एसिड। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग में होता है मिथेनॉइक एसिड, या नेटल स्टिंग में होता है मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो ये जो दोनों एसिड हैं ये क्या करते हैं, बर्निंग सेंसेशन, इनका होता है बच्चों बर्निंग सेंसेशन, अभी हमने पढ़ा था। और ये एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है। ठीक है, तो इतने आपको याद करने के काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अभी तक तो हमने पीएच पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, पीएच वाला चैप्टर अब क्लोज हो गया है, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट में कैसे पीएच आता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है ना। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बना आपका सॉल्ट और वाटर। तो ये जो सॉल्ट होता है ना, ये 3 टाइप का हो सकता है, या तो ये न्यूट्रल हो सकता है, या तो ये एसिडिक हो सकता है, या फिर ये बेसिक हो सकता है।
अब ये कैसे होगा अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला केस है, मान लीजिए आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस ने रिएक्शन करा, तो एक प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। उसका पावर मान लो 4 था, अब इस बेस का पावर भी 4, मतलब हम पावर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये नहीं ले रहे, नंबर्स में मत खेलना, अभी पावर्स ले रहे हैं। दो, चलो इसको छोड़ो, अब ये मानो दो हेल्दी पर्सन है, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ है सब में, दोनों में इक्वल हाइट, इक्वल पर्सनालिटी, दोनों लड़ाई करेंगे, तो जो आपका लड़ाई होगी वो क्या रहेगी? ऐसा नहीं रहेगा कि एक जीतेगा एक हारेगा, वो मतलब मैच ड्रॉ हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो यहाँ पे उसका जो pH होगा वो क्या हो जाएगा? 7, मतलब वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इसका एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये क्या देता है आपको? NaCl। NaCl होता है एक न्यूट्रल सॉल्ट, और इसका pH क्या होता है? इक्वल टू 7 प्लस H2O, ये, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला केस। सेकेंड केस में है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और एक वीक बेस लिया है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक बेस है, तो लास्ट में देखो जितना एसिड स्ट्रॉन्ग था उसने वो कम वाले वीक को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ एसिड तो रहा ना, तो जो आपका सॉल्ट हो जाएगा वो किस नेचर का हो जाएगा? एसिडिक नेचर का, और उसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, क्या, मान लीजिए हमने ले लिया NH4OH, ये क्या होता है आपका? ये है आपका वीक बेस प्लस HCl। HCl है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा क्या बन जाएगा? सॉल्ट NH4Cl प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट बना है ये है आपका कैसा? एसिडिक सॉल्ट, और इसका जो pH वैल्यू होगा वो होगा आपका लेस देन 7, ठीक है। अब अगला केस हम पढ़ते हैं, जब आपने सॉल्ट लिया है एक स्ट्रॉन्ग बेस का और एक वीक एसिड का, तो जो आपका वीक एसिड है उसको तो बेस से न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ बेस रह जाएगा, तो अब जो सॉल्ट है उसका नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक, और उनकी pH वैल्यू हो जाएगी मोर देन 7। फॉर एग्जाम्पल हमने वीक एसिड लेना है, मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले लेते हैं NaOH, ये क्या देगा आपको? ये है आपका वीक एसिड और ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आपको देगा क्या? CH3COONA प्लस H2O। अब जो CH3COONA बना है ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि बेस क्या था? स्ट्रॉन्ग था, बेसिक सॉल्ट, और इसका जो pH आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे जब न्यूट्रल सॉल्ट कब मिलता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है। एसिडिक सॉल्ट कब मिलता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की रिएक्शन होती है। और बेसिक सॉल्ट कब मिलता है? जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है। तो ये तीनों केसेस याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लेना। तो देखिए ये सारी रिएक्शन भी आपको याद करनी है, ठीक है। तो थैंक यू, ये हमारा था पार्ट 2, इसमें इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले पार्ट में कवर, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।